Good morning, students. Myself, Padma Pandey from Bhavarao Dehro Saraswati Vidya Mandir, Noida. Today we will learn about the organizing chapter, chapter 5 of class 12th. Let us discuss what is organizing. Organizing implies a process which coordinates human efforts, assemble resources, integrates both into a unified whole to be utilized for the achieving specified goal. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम प्लान करते हैं। जब प्लानिंग करने के बाद हम जो है अब ये सोचते हैं कि उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, आइदर ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स, बोथ रिसोर्सेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड और एलोकेट। that means there is a coordination of human effort and assemble resources in a sequence whenever we required these resources we get them easily. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन होता है कि हम एक प्रोसेस के थ्रू, एक सीक्वेंस के थ्रू जो है वर्क को करते हैं। तो उसमें कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन एफर्ट का, और रिसोर्सेज को असेंबल इस सीक्वेंस में करते हैं कि जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तब हम उन्हें ईजिली ले पाएँ। देन उसके बाद डेफिनेशन हमें थोड़ी ज़रूरी होती है। तो डेफिनेशन को मैं आपको इजी याद कराने के लिए एक सिस्टम बताती हूँ। जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू भी हम इसकी डेफिनेशन इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट implementation of plan by clarifying jobs and working relationship, effectively deploying resources for attainment and of identified desired result or goal। देखिए, आपका ऑर्गेनाइजिंग एक हमें इस तरह से जो है पाथ या वे प्रोवाइड कराता है कि हम जो हमें हमारा प्लानिंग है वो हमें क्लियर हो जाए कि हमें कौन सा काम करना है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते टाइम हमें किन लोगों को वो काम देना है, हैंडओवर करना है, वो किसके अकाउंटेबल होंगे, किसको रिस्पांस देंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिलेशनशिप को क्लियर करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। जैसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। मतलब प्लानिंग के पहले जो हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बाय क्लैरिफाइंग जॉब, हर एक पर्सन को अपना जॉब पता होना चाहिए कि उसे क्या काम कब और किस समय में करना है और किसके अंडर में करना है। एंड वर्किंग रिलेशनशिप मीन्स अकाउंटेबल किसको होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, मतलब एक एफिशिएंट मैनर में हमें रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, यूटिलाइज करना है, ताकि हम अपने जो है डिज़ायर गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ अ प्रोसेस। जैसे मैं आपको बता रही थी कि डेफिनेशन हम इजली जो है इन प्रोसेस के थ्रू याद कर सकते हैं। तो प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफिकेशन मीन्स जब हम पहले ये जानकारी होनी चाहिए, जो भी मैनेजर है वो जब ऑर्गेनाइजेशन के काम को सेट कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि कौन से वर्क होने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आइडेंटिफाई करना। और देन उसके बाद फिर हम जो है पूरे होल टास्क को, पूरे काम को हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। और जो स्मॉल यूनिट और टास्क होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उनका नाम दिया जाता है जॉब्स। जब हम किसी को हैंड ओवर करते हैं वो वर्क, तो उस टास्क के नाम से नहीं करते, वो जॉब कहलाती है कि हम इस जॉब में काम कर रहे हैं। जैसे होता है, मान लीजिए आप परचेज डिपार्टमेंट में हैं तो किस जॉब पर हैं, मतलब उसमें परचेज डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग सेक्शन में है या बिलिंग सेक्शन में है, किस में है, ठीक है, या परचेजिंग करने में ही है, बुक जो है मेंटेन कर रहे हैं, किस टाइप का जॉब है।
देन तो आइडेंटिफाई करना और फिर डिवीजन ऑफ वर्क। तो स्मॉल टास्क में जब हम जो है वर्क को डिवाइड कर देते हैं और उन्हें नाम दे देते हैं जॉब्स, ठीक है। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देयर इज अ टू वे ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, फर्स्ट इज अ फंक्शनल एंड सेकंड वन इज डिविजनल। व्हेन वी हैव द वन लाइन प्रोडक्ट, when we have a one line product, then we divide our organization as a functional department. Functional means जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग, दैट्स इट। एंड व्हेन वी हैव द मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट, देन वी डिवाइड आवर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन first like cosmetic, if you are making cosmetic item and other clothing item, medicines, more than one line product if you have, then we divide our organization as a divisional department, okay. Then assignment of duties, when we prepare department, then we assign the duties to our personals, like according to their qualification, capability, ability and experience. Then last one is establishing authority and reporting relationship. It's एक्चुअल में इस पॉइंट में हमारे 3 पॉइंट और इन्वॉल्व हैं। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो वो 3 पॉइंट इसके अंदर में लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन होते हैं कि हमारे जो है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब हम किसको रिपोर्ट करेंगे या हम किसके अकाउंटेबल होंगे। अथॉरिटी कौन हमें देगा, जो हमें अथॉरिटी दे रहा है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, हम उसी के अकाउंटेबल होंगे। बट ये क्लियर होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड में ये बोला गया है कि देयर इज अ वन सुपीरियर और रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। और स्केलर चेन में ये बोला गया कि सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल वे ऑफ शेयरिंग सजेशंस एंड कम्युनिकेशन। और लास्ट वन इज authority and responsibility, you better know. Equal distribution of authority and responsibility is a must for the organization. Next one is here the some another way of explaining these points. Step in process of organizing, identification, division of work, departmentalization, assignment of duties and establishing authority reporting relationship. Let us discuss first point, that is the identification and division of work. The first step in the process of organizing involve identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plan, and the work is divided into manageable activities so that the duplication can be avoided and the burden of the work can be shared among the employees. देखिए, आपका जो आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन का एक मेन मोटिव या मेन एम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जाए और किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन ना आए। इस वजह से हमें जो है डिवीजन ऑफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजिंग के जो फर्स्ट स्टेप है, इसका मेन एम यही हुआ, डुप्लीकेशन को रिमूव करना और ओवरबर्डन जो है रिमूव करना या अवॉइड करना, जिससे हम क्या करते हैं कि डिवीजन ऑफ जो वर्क को डिवाइड कर देते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ जो है अपने अपने वर्क को जो है हैंडल करते हैं। देन सेकंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें और डिटेल ऐसे दिया हुआ है कि मान लीजिए हम फंक्शनल बेस पर डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो उसमें परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे डिपार्टमेंट हो गए। जब हम डिविजनल मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, तो हमें पहले प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग किस बेस पे करते हैं, फिर अनदर हर डिपार्टमेंट के अंदर में, जैसे मान लीजिए हमने कॉस्मेटिक का जो है डिपार्टमेंट बनाया, तो उसमें भी फंक्शनल डिपार्टमेंट भी आएगा, ठीक है। और रीजन वाइज भी डिवाइड कर देते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो उसे अपनी जो है यूनिट कहीं और लगानी पड़ेगी, किसी और जगह लगानी पड़ेगी। जब वो किसी और जगह यूनिट या किसी और टेरिटरी में यूनिट इस्टेब्लिश करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे नॉर्थ साइड, साउथ, वेस्ट एंड प्रोडक्ट बेस जब हम डिवीजन करते हैं, तो उसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं।
तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मेन एम होता है स्पेशलाइजेशन लाना। जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करोगे या फंक्शन बेस्ड डिवाइड नहीं करोगे तो काम जो है में क्लियरिटी नहीं आएगी, कंफ्यूजन रहेगा। और दूसरी चीज़ है स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगा। तो देखिए लिखा हुआ है once work has been divided into small and manageable activity, then those activity which are similar in nature are grouped together. Such sets facilitates specialization. This grouping process is called departmentalization. Department can be created using several criteria as a basis. Example of some most popular use basis are territories like north, south, west and product appliances. Next, after departmentalization we assign the duties to our workers. Like it is necessary to define the work of a different job positions, accordingly allocate the work to various employees. Once department have been formed, each of them plays under the charge of an individual jobs and are allocated the member of the each department according to their skills and competence. देखिए आपका क्या होता है, असाइनमेंट बेसिकली किस हिसाब से किया जाता है, एक पर्सन की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को देखते हुए किया जाता है। जब हम ड्यूटीज असाइन करते हैं तो एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट उस एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि उसे भी क्लियर रहे कि उसे इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, कौन सा काम करना है, क्या ड्यूरेशन है, क्या उसका प्रोविजन पीरियड है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया तो हमें इजी हो जाता है। अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है कि किस पर्सन को किस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। तो आपका जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट जो है आपके उस हिसाब से अगर अकाउंटेंट की पोस्ट है तो उसको वो पोस्ट ईजिली दे दी जाएगी। देन लास्ट वन इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर में 3 पॉइंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज अ यूनिटी ऑफ कमांड, सेकेंड वन इज स्केलर चेन एंड लास्ट वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो बेसिस यही है कि कोई पर्सन अगर काम कर रहा है तो उसके जो है विजन उसको क्लियर होना चाहिए कि वो जिसने उसको वर्क हैंड ओवर किया है उसी के लिए वो अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा। Merely allocating work is not enough. Each individual should also know who he has to take order from and to whom he is accountable. ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया जाता है कि सुपीरियर एक सुपीरियर से ऑर्डर ले और उसका काम करे। अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन में ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको स्केलर चेन बताया, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल होता है, तो इनमें जो है कम्युनिकेशन स्केलर चेन के थ्रू होता है। डायरेक्ट आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, बट एक इमरजेंसी जो है लाइन रहती है जिसे गैंग प्लान बोला जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी टाइम है तो आप डायरेक्ट अपने सेम लेवल के मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि अगर हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को क्लियर रखेंगे तो कोऑर्डिनेशन करने में इजी होगा। ठीक है, तो आगे का जो आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।